इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, इट इज़ अ कंप्लीट पॉलिटिकल सिविलाइजेशन रनिंग ऑन ए वेरी डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर। एक साइड पर है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी साइड पर है स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो फेडरलिज्म वीक पड़ सकता है, और अगर स्टेट्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाए तो नेशनल यूनिटी को चैलेंज मिल सकता है। So constitution makers faced a very difficult and challenging question, and that was how to keep India united without destroying its diversity. और इसी क्वेश्चन का कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर है सेंटर स्टेट relations. So today we begin one of the most important and most dynamic part of Indian polity, that is center state relations, and these are the topics which we are going to cover in this video. You already know that India is a federal country with unitary bias. फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है डिवीजन ऑफ पावर, और इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर किया गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि इतने बड़े देश को एक जगह से नहीं गवर्न किया जा सकता था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को डिवाइड किया, एंड दीज पावर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। वो तीन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर। और आपको याद रखना होगा कि जुडिशियल पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में नहीं डिवाइड किया गया है। वी फॉलो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने दायरे में रिस्पेक्टिव फील्ड में सुप्रीम हैं, और मैक्सिमम हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन अगर हमें फेडरल सिस्टम में बना के रखना है तो ये जो है इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दायरे में जो है वो सुप्रीम रहे, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने दायरे में सुप्रीम रहे। यानी जो भी लॉ बनाने की अथॉरिटी उनके लिस्ट में दी गई है उसके ऊपर वो बिना रोक टोक के कानून जो है वो बना पाए। एंड ये जो जुडिशियल पावर है उसको डिवाइड न करने के पीछे एक कारण है, ये जानबूझ के किया गया। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने जानबूझ के जुडिशियल पावर को डिवाइड नहीं किया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पावर्स को डिवाइड नहीं करता है, इट ऑल्सो ट्राइज टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, एंड हार्मनी बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. So now, after understanding the basic idea of center-state relation, the first and most important dimension we study is legislative relation. लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिगार्डिंग जो बातें हैं वो आर्टिकल नंबर 245 से लेके आर्टिकल नंबर 255 तक में की गई है इन पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और वो चीज़ें जो है पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 245 टू आर्टिकल नंबर 255। ठीक है, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि दूसरे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसी प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड करता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू टेरिटरी एंड विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन। सो विद रिस्पेक्ट टू टेरिटरी का मतलब क्या है कि लॉ किस ज्योग्राफिकल एरिया पे अप्लाई होगा, इसके बेसिस पे पावर्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन के बेसिस पे डिवीजन किया गया है, इसका क्या मतलब है कि किस टॉपिक पे कौन कानून बनाएगा ये भी डिवाइड करके बता दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को। फर्दर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करता है कि 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन सिचुएशंस जो होंगे उसमें स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स फॉल हो रहे हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट को मिल जाता है। सेंटर जो है वो स्टेट लेजिस्लेशन को कंट्रोल करती है सर्टेन केसेस में, और ये पावर जो है पार्लियामेंट को मिलता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये रैकलेस रैंडम तरीके से नहीं मिलता है, मनमाने तरीके से पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर कानून नहीं बना सकती है। एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके अगर देखा जाएगा कि हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो चुका है जिसके वजह से स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाना जो है जरूरी है, तो ही पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बना सकती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि पार्लियामेंट जो है 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है। सो ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसको 4 मेजर डायमेंशंस के तहत हम पढ़ के समझ सकते हैं। पहला डायमेंशन है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कितने टेरिटोरियल यूनिट पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाएगी और स्टेट जो है वो कितने टेरिटरी के लिए कानून बनाएगी, इस बेसिस पे लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो डिवाइड किया गया है।
देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी डिवाइड किया गया है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी एंड किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाएगी। थर्ड, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। कुछ ऐसे सिचुएशंस हम देखेंगे जहां पे पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर कानून बना सकती है। बट नॉर्मली क्या होता है कि स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर ही कानून बनाएगा, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में पार्लियामेंट भी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। देन फोर्थ जो डायमेंशन है उसके तहत हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल बना के रखती है ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। तो इसके तहत होता क्या है कि सर्टेन केसेस में स्टेट को लॉ बनाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की या फिर प्रेसिडेंट के एजेंट की जरूरत होती है, और ये इंश्योर करता है कि कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर बना रहे। हम देखते हैं कि यूनियन एंड स्टेट जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर ही हैं, यानी ना ही पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना ही पार्लियामेंट जो है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर रैंडम तरीके से लॉ बना सकता है, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टोटली फ्री है कि उनको जो मन आएगा वो लॉ वो बना दे। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रह के ही पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाएंगे। Therefore, what we see that neither the parliament nor the state legislatures are legally sovereign. दोनों में से कोई भी जो है वो सोवरेन नहीं है, यानी अल्टीमेट ऑथोरिटी लॉ बनाने का जो है उनके हाथों में ऐसे नहीं दिया गया है कि वो मनचाहा लॉ बना ले। वो बाउंडेड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दोनों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिट पुट करता है। किसके किसके ऊपर? पार्लियामेंट के ऊपर एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर। सो नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट कि इन ब्रिटेन हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन है, बट इन केस ऑफ इंडिया नाइदर द पार्लियामेंट नॉर द स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन। तो ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है कि इंडिया में ना ही पार्लियामेंट ना ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सोवरेन है? दोनों में से कोई भी सोवरेन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। दैट्स व्हाई इन इंडिया सुप्रीमेसी बिलोंग्स नॉट टू द पार्लियामेंट बट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो अब हम टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है टेरिटोरियल लिमिट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द फॉलोइंग वेज। यानी जो हमारा संविधान है वो टेरिटोरियल लिमिट जो है सेट करता है कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, कितने एरिया के लिए वो कानून बना सकता है, किन किन एरियाज पे वो कानून जो है वो एप्लीकेबल रहेगा, और उसी प्रकार से स्टेट्स के लिए भी लिमिट सेट की गई है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कितने एरिया के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक, तो इसके तहत पहला पॉइंट है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले हम टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट को समझेंगे। तो पार्लियामेंट के टेरिटोरियल एक्सटेंट में क्या क्या चीजें फॉल होती है? तो पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है पूरे इंडियन टेरिटरी के लिए या फिर इंडियन टेरिटरी के किसी एक पार्ट के लिए भी। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि पूरे इंडिया के लिए पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है, या फिर अगर पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं इस पर्टिकुलर एरिया के लिए ही सिर्फ कानून बनाना है तो वो भी अधिकार पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स जो हैं, जितने भी स्टेट्स इंडिया में वो सारे इंक्लूड होते हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, एंड एनी अदर एरियाज इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कोई भी ऐसा एरिया जो इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा वो सब भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आसपास पानी जो है उसका लेवल जो है कम होता है और एक और आइलैंड जो है वो पानी के ऊपर आ जाता है, तो वो इंडियन टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगा और उस टेरिटरी के लिए लॉ बनाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास आ जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें तो 1975 में क्या हुआ कि सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट बना। तो सिक्किम जब इंडिया का पार्ट बन गया, मतलब सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो सिक्किम के ऊपर कोई भी कानून जो है वो बना सकती है। तो ये थर्ड पॉइंट में कहा गया है। सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसके तहत सबसे पहले हम समझेंगे दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन।
तो नॉर्मली होता क्या है कि लॉज अप्लाई होते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, बट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज दैट मे अप्लाई आउटसाइड इंडिया इन सर्टेन केसेस। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो अप्लाई होंगे, एप्लीकेबल होंगे उन सारे इंडियन सिटीजन्स पे जो इंडिया में रह रहे हैं और जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। तो वो इंडिया के सिटीजन जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो वो एरिया क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। कोई इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उसके रिस्पेक्ट में भी पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है। तो उस केस में भी हम क्या कहेंगे कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट कर रही है, क्योंकि वो टेरिटरी जो है वो इंडिया का नहीं है, इंडिया के अंडर में नहीं है, बट वहां पे जो प्रॉपर्टी है वो किसी इंडियन सिटीजन को बिलोंग कर रही है। दैट्स वाई इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। देन टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? तो स्टेट जो है वो पूरे स्टेट के लिए कानून बना सकता है या स्टेट के कुछ पार्ट्स के लिए वो कानून बना सकता है। और जो स्टेट्स हैं वो अपने ही टेरिटोरियल एरिया के लिए सिर्फ कानून बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र जो है वो कर्नाटका के लिए कानून नहीं बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर, और उसी प्रकार से कर्नाटका का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो महाराष्ट्र के लिए कानून नहीं बना सकता है। सब अपने अपने दायरे में रह के अपने अपने टेरिटरी के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, एंड द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हो गया कि कर्नाटका जो है वो महाराष्ट्र के लिए कानून नहीं बना सकता है और महाराष्ट्र जो है वो कर्नाटका के लिए कानून नहीं बना सकता है। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है कि सपोज एक ऑनलाइन कंपनी आप मान लीजिए जो कि महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में उसका रजिस्ट्रेशन है, बट अपना वो काम जो है वो कर रही है कर्नाटका में। ठीक है, और वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है कर्नाटका के कस्टमर से। तो यहाँ पे कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स से रिगार्डिंग लॉ जो है वो बना सकती है और महाराष्ट्र के उस कंपनी के ऊपर इम्पोज कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है वो कर्नाटका के हैं, रेवेन्यू जो है वो कर्नाटका से जनरेट हो रहा है। तो जब सफिशिएंट नेक्सस देखने को मिल जाता है बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट, तब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है उस बॉडी के लिए जो उसके स्टेट में नहीं दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है या दूसरे स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हमने बात किया पार्लियामेंट के पावर की कि पार्लियामेंट जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेटिव पावर भी होल्ड करता है। बट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि पार्लियामेंट के ऊपर भी लिमिटेशन है रिगार्डिंग टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो वो क्या क्या लिमिटेशन है, पार्लियामेंट का लॉ जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, अब हम उसको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए पार्लियामेंट जो है वो कानून नहीं बना सकती है। उसके लिए कानून जो है कौन पास करता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेशन पास करते हैं फॉर यूनियन टेरिटरीज। और वो कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं? ये चारों आपको याद रखने हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लद्दाख, ये चार जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनके लिए पार्लियामेंट जो है वो कानून नहीं बनाता है। इसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेशन पास करते हैं। और प्रेसिडेंट के द्वारा जो रेगुलेशन पास किया जाता है इन यूनियन टेरिटरीज के लिए, उनका सेम फोर्स होता है, सेम इफेक्ट होता है जो कि किसी लॉ का होता है जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑलरेडी कोई लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था और उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी पे एग्जिस्ट कर रहा था, उसको वो रिपील कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, या फिर उसके अंदर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो लद्दाख पहले यूनियन टेरिटरी नहीं था, रिसेंटली ये यूनियन टेरिटरी जो है वो बना है। तो उससे पहले क्या हो रहा था कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती थी। तो पार्लियामेंट ने अगर लद्दाख के लिए कानून बना के रखा था और जब लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, यानी जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बना के वहां पे अप्लाई किया गया था, उसको वो रिपील कर सकते हैं या उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
सो विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्ड एरियाज, जो गवर्नर होते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं, वो दिशा निर्देश दे सकते हैं कि पार्लियामेंट का ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा उस शेड्यूल्ड एरिया पे जो उनके स्टेट के अंडर फॉल हो रहा है। और अगर पार्लियामेंट का लॉ अप्लाई होगा तो कितने मॉडिफिकेशन के साथ, कितने एक्सेप्शन के साथ, ये भी गवर्नर जो है वो डिसाइड करेंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल एरिया आपको ये पॉइंट जो है याद रखना है कि गवर्नर जो है वो फाइनल डिसीजन देंगे कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो उनके एरिया के अंडर जो शेड्यूल एरिया फॉल हो रहा है वहां पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, और अगर अप्लाई होगा तो किन मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होगा और उसके अंदर क्या क्या एक्सेप्शन डाले जाएंगे, ये गवर्नर जो है वो डिसाइड करेंगे। देन ट्राइबल एरियाज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो गवर्नर ऑफ असम हैं उनके पास ये अधिकार आ जाता है कि अगर संसद द्वारा कोई कानून बनाई गई है तो जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो तय करेंगे कि वह कानून उस ट्राइबल एरिया में अप्लाई होगा कि नहीं होगा, और अगर अप्लाई होगा तो मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा या एक्सेप्शन के साथ अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये पावर जो है गवर्नर ऑफ असम के पास है। देन प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में आपको एक बात याद रखनी है कि प्रेसिडेंट जो है वो सेम पावर एंजॉय करते हैं जो कि गवर्नर ऑफ असम एंड बाकी जो गवर्नर्स हैं उनके पास है, बट विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज ऑफ मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो ट्राइबल एरिया है वहां पे कौन सा पार्लियामेंट का लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितने मॉडिफिकेशन के साथ, क्या एक्सेप्शन के साथ, उन सारी चीजों का डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट लेंगे। ठीक है, सो रिमेंबर इट केयरफुली दैट शेड्यूल एरिया अगर है तो वहां पे गवर्नर जो है अपनी पावर को यूज करेगा। ट्राइबल एरिया अगर असम के अंडर में फॉल हो रहा है तो गवर्नर ऑफ असम के अंडर में वो पावर है कि वो डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर लॉ जो है पार्लियामेंट का वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा। एंड जब ट्राइबल एरियाज की हम बात करेंगे मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके पास ये पावर आ जाता है कि वो डिसाइड करेंगे कि वो पर्टिकुलर लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा, लिमिटेशंस पुट करनी है कि नहीं, मॉडिफिकेशन जो करना है कि नहीं, एक्सेप्शन डालने हैं कि नहीं। ठीक है, सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडप्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसके अंदर थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स था, यानी तीन लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एग्जिस्ट करता था, और वहीं से इंस्पायर होके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर को होल्ड करता है, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको तीन लिस्ट में डिवाइड करता है। पहला लिस्ट कहलाता है यूनियन लिस्ट, दूसरा लिस्ट कहलाता है स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड जो लिस्ट है वो कहलाता है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? तो यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स डाले गए हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट को है। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर को है, एंड कंकरेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट जो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ है वो प्रिवेल कर जाता है। और ये कहाँ पे दिया गया है? ये 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तीनों जो लिस्ट हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो अभी हमने देखा कि यूनियन लिस्ट क्या है। हमने क्या देखा कि वो सारे सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है उसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं, बट ओरिजिनली जब यूनियन लिस्ट तैयार किया गया था उस समय 97 सब्जेक्ट्स थे। यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें फॉल होती है? तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देश के लिए वो सारी यूनियन लिस्ट के अंदर फॉल होती है। फॉर एग्जांपल डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंसस, ये सारी चीजें जो हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर फॉल होती हैं। आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर है, एंड ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे। स्टेट लिस्ट क्या है? तो वो सारे सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस स्टेट लेजिस्लेचर के पास है उसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। ओरिजिनली स्टेट लिस्ट के अंदर 66 आइटम्स थे, 66 सब्जेक्ट्स थे, बट एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि 61 सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल होते हैं। तो 5 जो सब्जेक्ट्स थे वो कहाँ गए? तो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि वो 5 सब्जेक्ट्स कहाँ गए। स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स फॉल होते हैं? तो पब्लिक ऑर्डर,
पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट्स, गैम्बलिंग, ये सब जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। कंकरेंट लिस्ट क्या है? तो वो सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का है, उसे ही हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स डाले गए थे कंकरेंट लिस्ट में, बट एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स हमें कंकरेंट लिस्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 5 जो है वो इंक्रीज कैसे हो गया, इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है कंकरेंट सब्जेक्ट्स के? तो क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये सारे जो हैं कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उस समय क्या किया गया कि 5 जो सब्जेक्ट्स थे स्टेट लिस्ट को, उसको उठाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए। ठीक है, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि 5 जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल हो रहे थे, उनको उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। इसलिए हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ओरिजिनली जो नंबर्स थे वो अलग थे एंड प्रेजेंट के जो नंबर्स हैं इन लिस्ट में वो अलग हैं। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जो स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाला गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये वो 5 सब्जेक्ट्स थे जिसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। So now we will be talking about goods and services tax, that is GST. So earlier taxation powers जो थे वो sharply divided थे between central government and state government. Central government जो है वो excise duty लगाती थी, service tax लगाती थी, state government जो है वो VAT लगाती थी, VAT यानी value added tax, उसी प्रकार से एंट्री टैक्स लगाती थी और बहुत सारे टाइप के टैक्स थे। तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम आ रही थी, यानी जिस चीज के ऊपर टैक्स लग चुका है उसके ऊपर वापस से टैक्स जो है वो लग जा रहा था। सो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है किया गया और 2016 में हम देखते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग जीएसटी जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है, इंडिया में ला दिया जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके पास, दोनों के पास ये अधिकार आ जाता है कि जीएसटी से रिगार्डिंग वो कानून जो है बना सकते हैं। ठीक, तो ये किस केस में होता है? तो जब इंट्रा स्टेट ट्रेड होता है, क्या मैंने बोला? इंट्रा स्टेट ट्रेड जब होगा तब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है कानून बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। और हम देखते हैं कि जब इंट्रा स्टेट ट्रेड चलता है तो उसके ऊपर 2 टाइप के टैक्सेस हमें देखने को मिलते हैं, एक है CGST और दूसरा है SGST। यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी टैक्स होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी टैक्स होता है। एंड पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर रिगार्डिंग जीएसटी इन इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो इंटर स्टेट ट्रेड क्या है? तो जब ट्रेड जो है 2 स्टेट्स या 2 से अधिक स्टेट्स के बीच में होगा तो उसके रिगार्डिंग जीएसटी के ऊपर लॉ जो है वो कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगा। So Parliament has exclusive power to make laws regarding GST और उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी या फिर IGST। ठीक है, सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस केस में एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो जीएसटी से रिगार्डिंग जो है वो लॉ बना सकता है और किस केस में स्टेट लेजिस्लेचर एंड जो पार्लियामेंट है वो दोनों कानून बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो ये एक्सक्लूसिव पावर जो है पार्लियामेंट को क्यों दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट ट्रेड? बिकॉज इंटर स्टेट ट्रेड जो है वो अफेक्ट करता है नेशनल मार्केट इंटीग्रेशन को, इंटर स्टेट कॉमर्स एंड यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी को। ठीक है, एंड इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ टैक्सेस से मूव होके कोऑपरेटिव टैक्सेशन पावर की तरफ आ चुका है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो नॉर्मली हमने क्या देखा है कि स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाता है, पर जो क्षेत्र किसी राज्य का हिस्सा नहीं है जैसे कि यूनियन टेरिटरीज, वहां के लिए कानून कौन बनाएगा? तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाता है।
पार्लियामेंट्स पावर रिगार्डिंग स्टेट लिस्ट इन यूनियन टेरिटरीज। मतलब क्या हो गया कि यूनियन टेरिटरीज के स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, सो पार्लियामेंट जो है वो यूनियन टेरिटरीज के लिए कानून बना सकती है, साथ ही साथ उन एरियाज के लिए कानून बना सकती है जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर करती है। बट हमें याद क्या रखना है कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि किन किन यूनियन टेरिटरीज के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट जो है वो लॉ नहीं बना सकती है, वहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वो चारों पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शनल पॉइंट हो जाएंगे एंड वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेजिडरी पावर्स। जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सबसे पहली चीज कि ये रेजिडरी पावर्स क्या है, रेजिडरी सब्जेक्ट्स क्या है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो ना ही तो सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड किए गए, ना ही वो स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, और ना ही वो कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। तो वो सारी चीजें जो बच गई है तीनों लिस्टों में, वो लिस्टेड नहीं है, उनको ही हम रेजिडरी सब्जेक्ट्स कहेंगे। और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है, तो पार्लियामेंट के पास आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। तो जब हमारा संविधान बनाया गया था उस समय कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग किसी कानून की आवश्यकता नहीं थी। बट एट प्रेजेंट हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग कानून की आवश्यकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी लिस्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में कानून कौन बनाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो पार्लियामेंट जो है यानी सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाएगी। ठीक है, तो रेजिडरी जो पावर्स हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरीके से पार्लियामेंट को दिया गया है। और अगर ये डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है कि कौन डिसाइड करेगा कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो रेजिडरी पावर के अंदर आएगा कि नहीं, रेजिडरी सब्जेक्ट ये है कि नहीं है, तो कोर्ट्स जो हैं वो डिसाइड करके बताएंगे कि ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो रेजिडरी पावर के अंदर फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो एनालिसिस देख लेते हैं हम तीनों लिस्ट का। सो यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, और इन मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी जो है वो ज़रूरत है, यानी इन मैटर्स के ऊपर लॉ जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसलिए जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है पूरे देश के लिए। स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि वो सारे मैटर्स फॉल होते हैं जो रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, एंड इस तरीके से डाइवर्सिटी जो है उसको प्रिजर्व करके रखने की कोशिश की जाती है। कंकरेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कानून जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा डिजायर किया जाता है, डिजायरेबल है, बट जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म रहे ही। और कंकरेंट लिस्ट जो है वो परमिट करता है डाइवर्सिटी along with uniformity। सो हमने देखा कि इंडिया में 3 प्रकार के लिस्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद अदर फेडरेशन। तो यूएसए के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि यूएसए में सिर्फ एक लिस्ट है, और वो कौन सा लिस्ट है, उसे फेडरल लिस्ट कहते हैं, जिसे इंडिया में हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो चीजें जो है मेंशन की गई है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए उसको रेजिडरी सब्जेक्ट्स कहेंगे, और रेजिडरी पावर जो है वो अमेरिका में स्टेट्स के हाथों में दे दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का अगर हम केस देखें तो सेम अमेरिका में जो केस हमने देखा अभी, वही चीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी चलती है, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ एक लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, एंड जो रेजिडरी पावर्स हैं वो स्टेट्स के हाथों में है। बट जब हम कनाडा को देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। कनाडा में डबल एनुमरेशन हमें देखने को मिलता है, यानी 2 लिस्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एक फेडरल लिस्ट और दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट। फेडरल लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट, एंड प्रोविंशियल लिस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट। और जो रेजिडरी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दे दिए गए हैं। और इंडिया में हमने क्या देखा कि एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है, और जो रेजिडरी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि 3 लिस्ट जो है उसमें एग्जिस्ट करता था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जो आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। बट
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि जो रेजिडरी पावर्स थे वो गवर्नर जनरल के हाथों में दिए गए थे, बट आज का जो हमारा संविधान है उसमें ये 3 लिस्ट तो आपको दिखेंगे, बट जो रेजिडरी पावर है वो पार्लियामेंट के हाथों में दिया गया है। और रेजिडरी पावर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो कैनेडियन फिलोसफी को फॉलो करता है, कैनेडियन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे अबाउट डोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट। जब कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में, तो कौन सा लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, कौन सा लिस्ट जो है उसकी वैल्यू रहेगी, तो यूनियन लिस्ट जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बीच में डिस्प्यूट अगर क्रिएट हुआ, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, तो कौन सा प्रिवेल करेगा, तो अगेन यूनियन लिस्ट जो है वो प्रिवेल करेगा। कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में डिस्प्यूट अगर क्रिएट होता है तो कौन सा लिस्ट जो है वो प्रिवेल करेगा, तो कंकरेंट लिस्ट जो है वो प्रिवेल करेगा। जब कन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ के बीच में, तो इन जनरल रूल क्या कहता है कि सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, बट एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सेप्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहां से क्वेश्चन जो है वो ट्विस्ट किया जा सकता है। एक्सेप्शन में आपको क्या याद रखना है कि स्टेट ने अगर रिजर्व किया है स्टेट लॉ को फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, और प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट ने उस लॉ को अपना एसेंट जो है दे दिया है, तो वो स्टेट लॉ जो है वो प्रिवेल कर जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो है वो ऑन होल्ड चला जाएगा। बट जब ऐसा सिचुएशन होता है और पार्लियामेंट को अपना लॉ इंप्लीमेंट करना ही है किसी भी सिचुएशन में, तो पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर मॉडिफिकेशन लाकर एक नया लॉ जो है पास करेगी, और वो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास कर दिया जाएगा, तो वो लॉ जो है वो फिर प्रिवेल कर जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाया गया था, जिसको प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था, वो फिर हट जाएगा, उसकी मान्यता जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज कहा गया दैट पार्लियामेंट कैन लेटर ओवरराइड इट बाय मेकिंग अनदर लॉ ऑन द सेम मैटर, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।